हेलो क्लास 6। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान भाग 1 कक्षा 6 के लिए जो पुस्तक है उसकी अध्याय 3 सरकार क्या है को पढ़ेंगे। तो इसमें आपने कई बार सरकार शब्द सुना होगा, तो आज हम जानेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी भूमिका निभाती है। तो कुछ सुर्खियाँ दी हैं, कुछ हेडिंग्स हैं। देखिए, सरकारी अधिकारों सरकार से मांग की गई है और बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज की दाम तय की। तो ये सब सरकार ही कर रही है। तो ये कुछ सुर्खियाँ हैं, तो इनकी सूची आपने यहाँ पर बनानी है। और हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने की सरकार की ज़रूरत होती है। कई विषयों से संबंधित होते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनेगा, या बिजली के दाम कैसे घटेंगे, बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण काम जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना भी सरकार ही करवाती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है, और ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो जब प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी और भूकंप आती है तो सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। लेकिन आपको आश्चर्य हो कि सरकार इतना सब कैसे कर सकती है और इन सब काम करना क्यों ज़रूरी है। तो जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें, और कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। जैसे संसाधनों के नियंत्रण, यानी देश में जो भी संसाधन है उनका नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। और लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अब यह देखिए सरकार के स्तर। तो आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो ये कैसे इंतज़ाम होता होगा। तो सरकार जो है वो अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। तो स्थानीय स्तर का मतलब है कि आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य का मतलब है पूरे राज्य में, और राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश से है। तो ये हमारा एक नक्शा है। देखिए, ये भारत और पड़ोसी देश हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, यहाँ पर से थोड़ा सा अफ़गानिस्तान है, और इधर ये नीचे तिब्बत का इलाका है जिस पर चीन ने अधिकार किया है, तो चीन और तिब्बत लिखा है। फिर नेपाल है, और इधर भूटान है, इधर ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, और इधर हमारा दक्षिण की तरफ श्रीलंका है। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। फिर यहाँ पर ये भारत का जो प्रशासनिक प्रभाग है 2011 के अनुसार, देखिए हर राज्य जो है वो जिलों में बटा हुआ है। जिले जो होते हैं वो विकास खंडों में बटे होते हैं छोटे स्तर पर। विकास खंड जो होते हैं वो ग्रामीण स्तर पे बटे होते हैं, स्थानीय स्तर पर। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, जिसकी राजधानी अमरावती है। तो ये 29वां बना, लेकिन 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर से जब 370 धारा हटाई गई, पहले उसे विशेष राज्य का दर्जा था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे हमारा एक जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो कम हुआ। तो अभी हमारे 28 राज्य हैं। सरकार और कानून, देखिए सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को ये कानून मान्य होते हैं। तो इसी तरीके से सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, और लोगों को कानून मानने के लिए उसे बाध्य भी करवा सकती है वो। जैसे एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चला पड़े तो जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। इसके अलावा जो हेलमेट है, देखिए गाड़ी चलाने में तो उसमें भी जुर्माना होता है यदि आप हेलमेट नहीं पहनते, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए कानून भी। तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि इस कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो न्यायालय में जा सकता है और दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय उसको आदेश देगा कि ऐसा हो। तो सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने वाली यानी बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में जो लोग हैं, जनता है, वही सरकार को शक्ति देती है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं।
लोग, आपको पता ही है, वोट में कई दल उठते हैं, कई लोग उठते हैं, उन दलों के माध्यम से तो अपनी पसंद के नेता को वोट देकर लोग चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय में उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। और एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। उनके पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जो उनको विभिन्न मुद्दों पर राय देता है और अंतिम निर्णय, जो लास्ट निर्णय होता है, वो शक्ति राजा या रानी के पास होती है। और लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, न ही अपने जो निर्णय होते हैं उनकी सफाई देनी पड़ती है। तो ये एक राजा का चित्र दिया हुआ है इन्होंने। अभी देखिए लोकतांत्रिक सरकार, तो भारत क्या है, हमारा लोकतंत्र है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों से। तो 200 सालों तक हमारा देश उनका गुलाम रहा और संसार के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया और वहाँ भी लोगों को लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना पड़ा। और जैसे कि आपने देखा कि लोगों को नेता चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। तो लोकतंत्र में जो मूलभूत विचार है, जो उसका सबसे मुख्य विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बने, यानी उसमें वो मदद करें, एक खुद भी उसके सहायक बने। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो कई प्रतिनिधि खड़े होते हैं, लोग उनको चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। कोई भी सरकार आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया, देखिए वोट दे रही है, हाथ में यहाँ पर स्याही लगाई जा रही है कि वोट दिया है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। तो एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग ही नहीं लेने देती थी। तो शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। तो औरतों, गरीबों और जो अशिक्षित होते थे, अनपढ़ होते थे, उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में गिने चुने लोग ही, गिने चुने पुरुष ही उन नियमों के बनाते थे। तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। अब यह वोट्स फॉर वीमेन। तो देखिए संसार में कहीं भी सरकारों ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। महिलाओं द्वारा मताधिकार, वोट के अधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो युद्ध के दौरान तो सारे पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी जो ताकत थी या जो उनकी करने की क्षमता थी उसके बारे में उन्होंने गलत धारणाएं बनाई थी कि महिला ये काम नहीं कर सकती हैं। तो महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल की, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला था।